नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट प्री एग्जाम 2025 के लिए और मनोविज्ञान यानी कि CDP की अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों आपका भी सपना है और रीट प्री एग्जाम 2025 को अच्छे अंकों के साथ पास करना, तो आपको क्लास अंत तक जरूर देखनी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने और मनोविज्ञान यानी कि दोस्तों बाल विकास एवं मनोविज्ञान के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं उनसे सभी सिद्धांतों के प्रश्न शामिल किए हैं। वह दोस्तों उन्हीं सिद्धांतों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो उनके फैक्ट है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर मैंने चाहे आपका अधिगम के सिद्धांत हो, बुद्धि के सिद्धांत हो, बाल विकास एवं मनोविज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक से और प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके रीट प्री एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी के अंदर और 4 से 5 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ जितने भी उनके एक्स्ट्रा फैक्ट है और जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर शामिल करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपका सपना है रीट प्री एग्जाम को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप NEP 2020, NCF 2005 में RTE एक्ट 2009 की वीडियो भी देख सकते हैं। वही दोस्तों मैंने और अधिगम एवं शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर अभी अपलोड किए हैं। इस वीडियो के बाद में आप उनको भी देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैंने कम समय में, ये लगभग 20 से और 30 मिनट के अंदर और सारे टॉपिकों को पूरी डिटेल के साथ और डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों आज का जो हमारा और पहला प्रश्न है मनोविज्ञान का, वो है मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, विलियम वुंट। दोस्तों विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान अथवा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के द्वारा और जर्मनी और लिप्जिंग के अंदर और 1800 और दोस्तों 79 के अंदर पहली और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक अथवा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में और विलियम वुंट को जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बिहेवियरिज्म यानी कि बिहेवियरिज्म के जनक कौन है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो बिहेवियरिज्म है दोस्तों यानी कि जो व्यवहारवाद है उसके जनक कौन है। तो दोस्तों आपके जो विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, जॉन वॉटसन। दोस्तों जो जॉन वॉटसन है उन्हें व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जॉन वॉटसन और के अनुसार यह बताया गया था कि दोस्तों जो भी कोई भी बच्चा है वो सबसे ज़्यादा उसका जो आसपास का जो वातावरण है, उसका जो व्यवहार है, उससे सर्वाधिक मात्रा में वह सीखता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है स्व अन्वेषण यानी कि इंट्रोस्पेक्शंस विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, विलियम वुंट। दोस्तों विलियम वुंट द्वारा सबसे पहले और स्व अन्वेषण यानी विधि का प्रयोग सबसे पहले विलियम वुंट द्वारा किया गया था। दोस्तों इनके द्वारा और सबसे पहले यह बात बताई गई कि कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका स्व अन्वेषण करना यानी कि खुद किसी चीज़ को विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो विकल्प बी होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शिशु में सीखने की पहली प्रक्रिया कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, अनुकूलीकरण यानी दोस्तों कंडीशनिंग और सबसे पहली प्रक्रिया है किसी भी और बच्चे द्वारा अथवा किसी भी शिशु द्वारा सीखने की। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो दोस्तों अपनी और जैसी परिस्थितियाँ उसे प्रोवाइड करवाई जाती है उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीखता है। तो अनुकूलन किसी भी चीज़ को सीखने की पहली प्रक्रिया मानी गई है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मन एक कोरी स्लेट यानी कि टेबुला रासा के समान होता है, यह विचार किसने दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, लॉग। दोस्तों और विलियम्स
जो जॉन लॉक थे उनके द्वारा, और ये सबसे पहले ये विचार दिया गया था कि जो बालक, किसी भी बालक का जो मन होता है वो एक कोरी स्लेट यानी कि दोस्तों एक खाली स्लेट के समान होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा सबसे पहले बाल विकास का और संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया गया था। दोस्तों जीन पियाजे द्वारा और संज्ञानात्मक विकास की और 4 अवस्थाएं दी गई थी, जिनमें दोस्तों अगर इन 4 अवस्थाओं की बात करें तो जो पहली अवस्था है उसे संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से और 2 वर्ष की होती है। वहीं दोस्तों इसके बाद में और दोस्तों आपकी अगली अवस्था आती है, फिर उसके बाद में मूर्त अवस्था आती है, फिर मूर्त सक्रिय अवस्था आती है, फिर उसके बाद में औपचारिक अवस्था आती है। इस प्रकार और जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड की अवधारणा किसने दी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी फ्राइड। दोस्तों सिगमंड फ्राइड द्वारा सबसे पहले और जो अचेतन मन है उसकी अवधारणा दी गई थी। इनके द्वारा ही दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसका भी प्रतिपादन किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको वाकई और हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है IQ का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी इंटेलिजेंस कोवोटिएंट। दोस्तों इंटेलिजेंस कोविटिएंट के नाम से और IQ को जाना जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों IQ होता है वो किसी भी बुद्धि की क्षमता को मापने का एक सूत्र है। अगर दोस्तों हम IQ के सूत्र की बात करें, इसे बुद्धि लब्धि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है इसको। और सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि सूत्र का जो संशोधित सूत्र है वो 1916 के अंदर और टर्मन के द्वारा दिया गया था, जिसमें दोस्तों 0 से और 140 के मध्य इन्होंने और बुद्धि के स्तरों का विभाजन किया था, जिसमें सामान्य बुद्धि को और 90 से और 109 के बीच में माना था। वही दोस्तों और जो प्रतिभा के धनी बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल है दोस्तों वो इन्होंने और 140 से और अधिक माना था। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी आंतरिक इच्छाएं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, यानी कि दोस्तों मोटिवेशन होता है वो सबसे जो जरूरी मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर से आता है, यानी कि दोस्तों जो हमारे मन की आंतरिक इच्छाएं होती है वो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मस्लो की आवश्यकता सिद्धांत यानी मस्लोज हेलोरोजी ऑफ नीड्स में सबसे निचले स्तर पर कौन सी अवस्था होती है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी शारीरिक अवस्था। दोस्तों मस्लो ने और एक सिद्धांत दिया था उनके अनुसार, और दोस्तों कोई भी बच्चा और किसी भी चीज़ को क्यों सीखता है इसके लिए उन्होंने और उसके 5 स्तर बताए थे। उनमें दोस्तों सबसे जो ऊपरी 2 स्तर है उनमें सबसे पहले और आत्मसिद्धि को सबसे ऊपर रखा था उन्होंने, फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों उन्होंने और आत्मसम्मान को रखा था। वहीं दोस्तों तीसरा जो स्तर है उसके रूप में उन्होंने सामूहिक आवश्यकताओं को रखा था। वहीं दोस्तों जो चौथा स्तर है उस पर दोस्तों उन्होंने और जितनी भी दोस्तों सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं होती है मनुष्य की उनको रखा था। वहीं दोस्तों जो 5वां स्तर है उस पर उन्होंने और हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को रखा था। दोस्तों मस्लो को ही दोस्तों और मानवतावादी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा ही 1954 के अंदर मानवतावादी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए जो फैक्ट है वो आपको वाकई हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शिक्षण के दौरान सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, विद्यार्थी की रुचि। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है विद्यार्थी की रुचि। अगर दोस्तों किसी भी टॉपिक के अंदर अगर विद्यार्थी की रुचि नहीं है तो उस टॉपिक को और उस विद्यार्थी को सिखाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जिस टॉपिक के अंदर विद्यार्थी की रुचि होती है उसको और वह आसानी से सीख जाता है। यानी कि एक शिक्षक का लिए सबसे ज़रूरी होता है कि एक जो शिक्षण पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर और विद्यार्थी की और रुचि उत्पन्न की जाए। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बालक सबसे पहले किस भाषा को सीखता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, मातृभाषा। दोस्तों किसी भी बालक के द्वारा सबसे पहले और जो उसकी मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग लैंग्वेज होती है उसको और सीखा जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, व्यवहारिक अनुभव। दोस्तों व्यवहारिक अनुभव से और बालक सबसे जल्दी सीखता है। यानी कि दोस्तों जिन अनुभवों को वह व्यवहार में लाता है और जिन अनुभवों को वह व्यवहार में लाकर महसूस करता है तो उन अनुभवों को वह सबसे जल्दी सीख जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पावलोव के प्रयोग में कौन सी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, क्लासनिक कंडीशनिंग। दोस्तों जो पावलोव का सिद्धांत था इसके अंदर और जो क्लासनिक कंडीशनर है उसका और प्रक्रिया का और अध्ययन किया गया था। दोस्तों पावलोव ने यह सिद्ध किया कि आप किसी भी चीज़ को अगर उद्दीपन दिखाते हैं तो अपने आप और किसी भी बालक अथवा किसी भी जीव द्वारा और उसके उद्दीपन को देखकर अनुक्रिया की जाती है। यही इनके सिद्धांत के अंदर बताया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने दी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, डेनियल गोलमेल। दोस्तों डेनियल गोलमेल द्वारा और सबसे पहले और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी अवधारणा दी गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं उनकी आपकी रीट प्री एग्जाम के अंदर और आने की अत्यधिक संभावना है। तो आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है और वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों जैसे जैसे वीडियो और अंत की तरफ जाएगा वैसे वैसे ही और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको बिना स्किप किए वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाल मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मानसिक विकास। दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान में प्रमुख रूप से और जो मानसिक विकास होता है उसका अध्ययन करता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्यक्तित्व का ईड, ईगो और सुपर ईगो सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, फ्राइड। दोस्तों सिगमंड फ्राइड द्वारा और जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था उनके द्वारा ही उन्होंने और मन की 3 अवस्थाएं बताई थी जिनमें ईड, ईगो और सुपर ईगो प्रमुख हैं। दोस्तों ईड जो अवस्था है वो प्रारंभिक अवस्था है, इसे हमारे मन की अचेतन अवस्था भी कहा गया है। जबकि जो ईगो है वो वास्तविक अवस्था होती है और जो सुपर ईगो वो एक तरह से दोस्तों एक जो मतलब हम भविष्य के बारे में जो सोचते हैं और हमारे मन में जो चीज़ें आती है इसे हम अचेतन मन की अवस्था भी मान सकते हैं। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड द्वारा ये अवस्थाएं दी गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, बांडुरा। दोस्तों बांडुरा के द्वारा और सामाजिक जो अधिगम है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर और बांडुरा ने बताया था कि कोई भी बच्चा और सबसे ज़्यादा जो अधिगम करता है वो उसके आसपास का जो समाज है, यानी कि समाज के साथ इंटरलेक्ट करके वो बातचीत करके ही और चीज़ों को सीखता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बुद्धि के अनेक प्रकारों की अवधारणा किसने दी थी?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी हार्वर्ड गार्नर। दोस्तों हार्वर्ड गार्नर द्वारा और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, जिसमें दोस्तों और बुद्धि के अनेक और सिद्धांत बताए गए थे, जिनमें प्रमुख रूप से और जो बुद्धि के सिद्धांत है जो हार्वर्ड गार्नर द्वारा दिए गए थे उनकी संख्या 8 है। उनमें दोस्तों प्रमुख अगर सिद्धांतों की बात करें तो स्थानीय बुद्धि हो गई, संगीतज्ञ बुद्धि हो गई, आदि बुद्धि प्रमुख मानी है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए लेon फेस्टिगर। दोस्तों लेon फेस्टिगर के अनुसार ही और कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत दिया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने में पुरस्कार यानी रिवॉर्ड का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए सीखने की गति बढ़ जाती है। दोस्तों पुरस्कार द्वारा और किसी भी सीखने की प्रक्रिया को अधिक इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है और जो सीखने वाला जो शिक्षार्थी होता है उसकी और अंदर एक अलग ही मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाती है जब उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मनोविश्लेषण यानी कि साइक्लोनालिसिस विधि के जनक कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए फ्राइड। दोस्तों सिगमंड फ्राइड द्वारा और जो मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है वो दी गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी वाइगोस्की। दोस्तों वाइगोस्की द्वारा और जोन ऑफ प्रॉक्सिमेशन डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा दोस्तों ये बताया गया था कि आपको और किसी भी वस्तु को सीखने के लिए कितनी आप मदद कर सकते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अनुकरण यानी कि इमिटेशन किस प्रकार का अधिगम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी सामाजिक अधिगम। दोस्तों जो अनुकरण होता है जिसे इमिटेशन कहते हैं वो एक सामाजिक अधिकरण है, यानी कि दोस्तों समाज और दोस्तों हमारा परिवार है उसका अनुकरण करके और कोई भी बच्चा और चीज़ों को सीखता है। तो दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है IQ औसत स्कोर सामान्य रूप से कितना माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 100। दोस्तों IQ का जो औसतन स्कोर है वो सामान्य रूप से और 100 माना जाता है, यानी कि दोस्तों जो सामान्य IQ यानी बुद्धि के व्यक्ति होते हैं उनका जो IQ लेवल है वो दोस्तों और 90 से और 110 के मध्य पाया जाता है। जबकि दोस्तों प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनका IQ लेवल है दोस्तों हमें 140 से प्लस देखने को मिलता है। और दोस्तों हमें इससे IQ जो ज्ञात करने का बुद्धिलब्धि सिद्धांत है इसकी बात करें तो यह सिद्धांत 1916 में टर्मन द्वारा और दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गेस्टॉल्ट सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी संपूर्णता का अध्ययन। दोस्तों जो गेस्टोलवादी जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हुए जिसमें आप कॉलर है, बर्दीमर है और कोपका है, इन तीनों द्वारा और सबसे पहले और संपूर्णता के पर बल दिया गया था। दोस्तों गेस्टोलवाद के अंदर यह बताया गया है कि जब तक आपको किसी भी समस्या को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों इनको द्वारा और समस्या को देखकर और हमारी अंतर्दृष्टि द्वारा और किसी भी समस्या के समाधान की बात कही गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस सिद्धांत के अनुसार सीखने का सबसे अच्छा तरीका समस्या समाधान है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था इस प्रश्न से पहले, वो है दोस्तों विकल्प बी गेस्टोल्ट। दोस्तों जो गेस्टोल्ट वादी जो सिद्धांत है उसके अंदर और सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो दोस्तों समस्या समाधान पर दिया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बालक में आत्मसम्मान की भावना कब विकसित होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी किशोर अवस्था। दोस्तों किशोर अवस्था के अंदर और बालक के अंदर आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। अगर दोस्तों हम किशोर अवस्था की बात करें तो यह है, और हमें लगभग 12 से दोस्तों जो हमारी 14 से और 18 वर्ष की मध्य की जो आयु है दोस्तों, उसे हम किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस अवस्था में दोस्तों बालक के अंदर और अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके अंदर उसके जनन अंगों का विकास होता है दोस्तों, और उसके अंदर और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, और उसके अंदर एक स्वतंत्र सोच का विकास होता है। वहीं दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जैसे कि स्टैनले हॉल ने दोस्तों इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा है। वहीं दोस्तों और अनेक मनोवैज्ञानिक द्वारा इसे संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के अंदर और जो प्रमुख और जो संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, उनके द्वारा और 1879 के अंदर लिप्जिंग जर्मनी के अंदर और मनोवैज्ञानात्मक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बालक का मानसिक विकास निरंतर एवं क्रमिक रूप से होता है, यह विचार किसका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा और यह सबसे पहले यह बात बताई गई थी कि जो बालक का विकास है वो प्रमुख रूप से और होता रहता है। इसी कारण इन्होंने दोस्तों बालक के विकास की 4 अवस्थाएं भी दी थी, जिनमें दोस्तों सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था आती है जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। फिर इसके बाद में दोस्तों उसकी अगली अवस्था आती है, फिर मूर्त सक्रिय अवस्था आती है, फिर अमूर्त सक्रिय अवस्था आती है, फिर औपचारिक अवस्था आती है। इस प्रकार इनके द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई थी। दोस्तों इस प्रकार हमने और साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जो दोस्तों सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैंने दोस्तों उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया है जिनकी आपकी एग्जाम के अंदर और आने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपका सपना है रीट प्री एग्जाम को अच्छे अंकों के साथ पास करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। और इस वीडियो के बाद में दोस्तों मेरे द्वारा और रीट प्री एग्जाम 2025 के लिए अनेक और भी हेल्पफुल वीडियो डाले गए हैं, तो उनको भी आप और चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।